आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। समाज कल्याण इलाके बीदर जिला की ओर से बसवा कल्याण में एक दिन का कार्यक्रम किया गया आयोजित। भाजपा जेडीएस मांड्या के पास केरागुडू में हनुमान ध्वज को हटाने पर राजनीति कर रहे हैं, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कही ये बात। कर्नाटक के 10 जिलों में 40 ठिकानों पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त की रेड। बजट सत्र की शुरुआत आज से, कल पेश होगा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेश किया मोदी सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। पश्चाताप करने का मौका है, बजट सत्र से पहले हुड़दंगी सांसदों पर प्रधानमंत्री मोदी का तीखा प्रहार। अब समाचार विस्तार से। समाज कल्याण इलाके बीदर जिला की ओर से बसवा कल्याण में एक दिन का कार्यागार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बसवा कल्याण तालुका हॉस्टल के सभी स्टाफ को बुलाकर सबको हॉस्टल में साफ सफाई कैसे रखना चाहिए और खाना बनाते समय किस तरह सुरक्षता बरतनी चाहिए और हेड कैप पहनकर खाना बनाना चाहिए, हॉस्टल का एरिया किस तरह साफ रखना चाहिए, हॉस्टल के सभी स्टाफ जैसे कि खाना बनाने वाले, साफ सफाई करने वाले सभी को बताया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर भारी संख्या में हॉस्टल के स्टाफ उपस्थित थे। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ರೋಗ ರುಜಿನ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಥರ ಆಫೀಸರಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾ ಇಂಥ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಇತ್ತು, ನಾ ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಮೇನ್ ನಾವು ಏನು ಬೇಕು? ಸ್ವಚ್ಛತೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛ कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को भाजपा और जेडीएस पर मांड्या के पास केरागुडू में हनुमान ध्वज को हटाने का राजनीतिकरण करके लोकसभा चुनाव से पहले भावनात्मक मुद्दों को उछालने की साजिश रचने का आरोप लगाया। केएसआरपी मैदान में अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता के 12वें संस्करण के उद्घाटन के बाद परमेश्वर ने कहा उनके इरादे बहुत स्पष्ट है। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण करना और उन्हें भड़काना जिला प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की विपक्षी मांग को खारिज करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार कानून का समर्थन करने वाले किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करेगी। सदन ने कहा अगर भाजपा और जेडीएस राजनीति खेलना जानते हैं तो हम भी खेल में हैं। कर्नाटक में लोकायुक्त की छापेमारी चल रही है। राज्य के 10 जिलों में 40 ठिकानों पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त की रेड चल रही है। संदिग्ध डीए मामलों में जूनियर अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। छापेमारी में 10 मामलों के सिलसिले में भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के घरों पर कार्रवाई की जा रही है। जांच के दायरे में मेस्कॉम समेत तुमकुरू, मांड्या, चिकमंगलूर, हासन, कोप्पर, चामराजनगर, मैसूर, बल्लारी, विजयनगर और मैंगलोर शामिल है। अब तक छापेमारी में क्या क्या मिला है, ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कर्नाटक के मांड्या में दक्षिणपंथी झंडे को लेकर हुए विवाद के बाद उत्तर कन्नड़ जिले में एक और विवाद छिड़ गया है। भटकल के टेंगिनागुंडी में विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर के नाम वाले एक बोर्ड को हटाने को लेकर मंगलवार को विरोध प्रदर्शन हुआ। स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं और पंचायत अधिकारियों के साथ तीखी बहस हो गई। वीडी सावरकर के नाम का बोर्ड पंचायत की मंजूरी से लगाया गया था। उन्होंने दक्षिणी पंथी झंडे वाले ध्वज स्तंभ को हटाने का विरोध किया। वहीं अधिकारियों ने दावा किया कि वीडी सावरकर के नाम का बोर्ड लगाने के लिए ग्राम पंचायत से कोई परमिशन नहीं मांगी गई थी। एक ग्रामीण ने कहा, ऐसा मत सोचो कि हम चुप बैठे हैं, हमारे पास अनुमति है। क्या ये पाकिस्तान का झंडा है जो हमने लगाया है? आपको इसे गिराने का आदेश किसने दिया? हैदराबाद शहर के 53 पुलिस इंस्पेक्टरों का अचानक तबादला कर दिया गया। पिछले कुछ दिनों से रच्चाकुंडा और साइबराबाद में कुछ अधिकारियों का तबादला किया गया है, लेकिन हैदराबाद में पहली बार अचानक इतने सारे अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं।
कांग्रेस के आंध्र प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय राज्य से किए गए वादों को पूरा किया जाए। शर्मिला ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में रेखांकित 8 अधूरे वादों को, जिसमें राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देना, पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित करना और राज्य के लिए एक नई राजधानी बनाना शामिल है। उन्होंने दावा किया कि अविभाजित आंध्र प्रदेश के विभाजन को 10 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इनमें से एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। शर्मिला ने आरोप लगाया कि वादों को पूरा करने में विफल रही सरकारों की उदासीनता के कारण आंध्र प्रदेश के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की ईमानदारी भी सवालों के घेरे में आ जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आंध्र प्रदेश की जनता की ओर से अपील की कि 31 जनवरी को संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन बिंदुओं को शामिल किया जाए। शर्मिला ने प्रधानमंत्री से विजाग इस्पात संयंत्र का निजीकरण करने के सरकार के फैसले पर भी पुनर्विचार करने का आग्रह किया। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। कल यानी कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। खास बात यह है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट है। वहीं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करेगी। बता दें कि अंतरिम बजट सिर्फ नई सरकार के आने तक सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद चुनी गई नई सरकार की तरफ से जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। वहीं चुनाव को देखते हुए बजट में आम जनता के लिए राहत की उम्मीद की जा रही है। हालांकि बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकती है। संसद के बजट सत्र के दौरान मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज का हिसाब देते हुए अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अमृत काल की शुरुआत में यह भवन बना है, यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा, ऐसी नीतियां जो आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। दुनिया भर में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है। पिछला वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि वाला रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को सरकार ने लगातार जारी रखा है। नारी शक्ति अधिनियम पारित करने के लिए सदस्यों का अभिवादन करती हूँ। यह मेरी सरकार के महिला नीति विकास के संकल्प को मजबूत करता है। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज यह सच हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में आगे कहा कि मेरी सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है। इस दिशा में सख्ती लाने के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया गया है। हम बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं, लेकिन जीवन में पहली बार बड़े स्तर पर गरीबी को दूर होते देख रहे हैं। मेरी सरकार के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। बीते दशक में सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का आधार बनाया है। लद्दाख में भेड़ चरा रहे चरवाहों के एक गुट की एलएसी के पास चीनी सैनिकों संग बहस हो गई। दरअसल चीनी सैनिक उन्हें भेड़ चराने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद चरवाहों ने बहुत ही बहादुरी से इन सैनिकों का सामना किया।
चरवाहों का समूह बहुत ही बहादुर से चीनी सैनिकों के सामने खड़ा हो गया और दावा किया कि वह अपने क्षेत्र में है। बता दें कि गलवान में साल 2020 में सैनिकों के बीच हुए संघर्ष के बाद से स्थानीय चरवाहों ने इस क्षेत्र में जानवरों को चराना बंद कर दिया था। सामने आए वीडियो में चीनी सैनिकों संग बहस कर रहे चरवाहों का दावा है कि वे भारतीय क्षेत्र में हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संसद के बजट सत्र से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में बयान दिया और हंगामा करने वाले सांसदों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सत्र संसद में लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले सांसदों के लिए पश्चाताप करने का मौका है। विपक्ष आत्मचिंतन करे। उन्होंने 10 साल के दौरान हंगामा और शोरगुल किया होगा, उनको कोई याद नहीं करेगा, लेकिन जिन्होंने अपने विचारों से सदन में सार्थक चर्चा में संवाद किया होगा उनको हर कोई याद करेगा। यह सत्र चुनाव से पहले का अंतरिम बजट सत्र है। इसके बाद चुनाव होगा। हर परंपरा के मुताबिक इस अंतरिम बजट को पेश कर रहे हैं। चुनाव के बाद हम पूर्ण बजट पेश करेंगे। सबको मेरी राम राम। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की सेना के दबदबा बढ़ाने के प्रयासों पर वैश्विक चिंताओं के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार हैं और दोनों देशों के बीच सहयोग से नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सिंह ने कहा कि भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए जोखिम कम करने वाली जगह हो सकती है और यह देश निवेश के अच्छे लाभ दिला सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की पूंजी और प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने में मदद कर सकती है। रक्षा मंत्री इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स AICC द्वारा भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करना विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। समाज कल्याण इलाके बीदर जिला की ओर से बसव कल्याण में एक दिन का कार्यक्रम किया गया आयोजित। भाजपा जेडीएस मांड्या के पास केरागुडू में हनुमान ध्वज को हटाने पर राजनीति कर रहे हैं। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कही ये बात। कर्नाटक के 10 जिलों में 40 ठिकानों पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त की रेड। बजट सत्र की शुरुआत आज से। कल पेश होगा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेश किया मोदी सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। पश्चाताप करने का मौका है। बजट सत्र से पहले हुड़दंगी सांसदों पर प्रधानमंत्री मोदी का तीखा प्रहार। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।